दुनिया के सबसे बड़े मंच से भारत ने दो टूक कह दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत कोई नरमी नहीं बरतेगा। आतंकवाद से अगर भारत परेशान है तो इसका दर्द अमेरिका ने भी खूब झेला है। सवाल यह है कि 67 देशों की सबसे बड़ी बैठक में अमेरिका का रुख अलग क्यों? आज विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। और जैसे कि आसार थे, संसद का पहला दिन काफी हंगामे के बीच शुरू हुआ और यहाँ कामकाज से ज्यादा हंगामा गूंजा। सरकार बिल पेश करना चाहती थी, विपक्ष चर्चा पर अड़ा रहा। एक नजर डालेंगे आज सदन में हुए सियासी तूफान पर। और राजस्थान में शहर की सरकार के लिए अब चुनावी बिगुल बज चुका है। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। महीनों से अटके पंचायत और निकाय चुनाव की तारीखों पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। तो अब क्या है नई अपडेट, सब कुछ बताएंगे आपको आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। आतंकवाद के खिलाफ जब दुनिया एक मंच पर जुटी तो साझा बयान के बजाय इस मंच पर बड़े मतभेद सामने आए। अमेरिका में 67 देशों की एक बड़ी बैठक हुई जहां आतंकवाद के खिलाफ तमाम रणनीति पर बड़ी बहस हुई, लेकिन भारत अपनी रणनीति पर अडिग रहा। भारत ने साफ कर दिया कि आतंकवाद को किसी भी नाम या किसी विचारधारा के आधार पर हल्के में नहीं लिया जा सकता। वॉशिंगटन में हुई इस हाई लेवल बैठक में आतंकवाद, चरमपंथ, सीमा पार हिंसा और वैश्विक सुरक्षा जैसे बड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा ने किया। बैठक के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आतंकवाद को लेकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि वामपंथी आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों को एकजुट होकर काम करना चाहिए, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिहादी आतंकवाद का खतरा पहले की तुलना में काफी कम हुआ है। मार्को रूबियो ने ऐसा क्यों कहा, ये अभी खुलासा नहीं हुआ इस बात का, लेकिन रूबियो के इस बयान पर भारत ने तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दी। भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा ने साफ कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी का समर्थन बिल्कुल नहीं करता है। भारत लंबे समय से आतंकवाद और उग्रवाद जैसी चुनौतियों का सामना करता आया है और इनसे निपटने का पूरा उसे अनुभव भी है। भारत ने बैठक में सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा भी मजबूती से उठाया। भारतीय पक्ष ने कहा कि ऐसे आतंकी नेटवर्क जिन्हें दूसरे देशों से आर्थिक मदद मिलती है, संरक्षण मिलता है, सुरक्षित ठिकाने मिलते हैं, वो पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा साबित होते हैं। क्वात्रा ने यह भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तभी सफल हो सकती है जब सभी देश एक जैसी नीति अपनाएं और बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई के एक दूसरे का साथ दें। भारत ने कहा कि किसी आतंकी संगठन या हिंसक विचारधारा की पहचान उसके काम और गतिविधियों के आधार पर होनी चाहिए। भारत लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह बात उठाता रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए, यानी किसी भी तरह के आतंकवाद को गंभीरता से लेना है और दूसरे को नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं है। इस बैठक में आतंकवाद की फंडिंग रोकने, खुफिया जानकारी साझा करने, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन पर नियंत्रण और सीमा पार आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई जैसे मुद्दों पर भारत ने अपना पक्ष रखा। 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत इस खतरे को बेहद गंभीरता से देख रहा है। भारत ने साफ तौर पर कहा कि आतंकवाद से किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। अगर पाकिस्तान सोचता है या कोई भी देश सोचता है कि खून और पानी एक साथ बह सकते हैं तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। कई देशों ने माना कि सोशल मीडिया और नई तकनीक के जरिए फैल रहा उग्रवाद, आतंकवाद आज एक सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है और इसके लिए सभी देशों के बीच बेहतर तालमेल होना चाहिए। साझा रणनीति की जरूरत बताई गई। भारत ने सम्मेलन में अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को एक बार फिर दोहराया और कहा कि आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी विचारधारा का हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। और इधर संसद का मॉनसून सत्र शुरू होते ही सियासी तूफान खड़ा हो गया। सरकार बिल लाने की तैयारी में दिखी तो वहीं विपक्ष नीट विवाद और दूसरे मुद्दों को लेकर हमलावर नजर आया। सरकार की तैयारी कई अहम विधेयक पेश करने की थी, लेकिन पहले ही दिन हंगामा इतना हुआ और विपक्ष का विरोध जारी रहा कि सदन की कार्रवाई तक प्रभावित हुई। सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, हंगामा शुरू हो गया और 12 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के हंस द्वार पर मीडिया को 15 मिनट तक संबोधित किया। पीएम ने उम्मीद जताई कि संसद में तर्क के साथ चर्चा होगी।
सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने नीट परीक्षा पे कथित गड़बड़ी, पेपर लीक के मामले और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को एक एक कर घेरना शुरू किया। विपक्षी सांसदों ने सदन में नारेबाजी की और इन मामलों पर चर्चा की मांग की। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई को 2 बार स्थगित करना पड़ा। वहीं संसद के बाहर भी प्रदर्शन देखने को मिला। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने जंतर मंतर से सदन तक का मार्च निकालने की कोशिश की थी। प्रदर्शनकारियों को अनुमति नहीं मिली थी। उनकी मांग थी कि नीट समेत प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं पर सरकार जवाब दे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की उन्होंने मांग रखी। प्रदर्शन के दौरान संसद के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक इसी दौरान सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके को लेकर हिरासत की खबरें सामने आने लगी। हालांकि बाद में सीजेपी की ओर से कहा गया कि नहीं, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन तब तक हंगामा हो चुका था। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर संसद में अगर विस्तार से चर्चा होती है तो अपना अनशन खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ सरकार इस मॉनसून सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल पेश करने की तैयारी कर रही है। द वीक्स की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक सरकार FCRA संशोधन बिल, वंदे मातरम से जुड़े विधेयक, जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन, MSME और इनकम टैक्स से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा कर सकती है। और इसके अलावा सरकार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान को अपराध की श्रेणी में लाने वाले विधेयक को आगे बढ़ा सकती है। वहीं संविधान संशोधन से जुड़े उस प्रस्ताव की भी चर्चा है जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने और महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही गई थी। हालांकि परिसीमन का मुद्दा राजनीतिक बहस का हिस्सा जरूर है, लेकिन आज की कार्यसूची में ये मुख्य एजेंडा नहीं था। विपक्ष पहले भी परिसीमन से जुड़े प्रस्ताव को लेकर अपनी आपत्ति जता चुका है। वहीं विपक्ष की रणनीति नीट विवाद के अलावा राम मंदिर दान विवाद और E20 पेट्रोल जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरने की। इस बार मॉनसून सत्र में कुल 19 बैठकें होना प्रस्तावित है और ये करीब 25 दिनों तक चलेगा, यानी 13 अगस्त तक चलेगा सत्र। अब ये देखना होगा कि सरकार अपने एजेंडे के मुताबिक विधेयक आगे बढ़ा पाती है, कितने बिल पेश कर पाती है और विपक्ष कितनी विरोध के साथ बिल को पेश करने से रोक सकता है। तो सदन की कार्रवाई पर ही डिपेंड करेगा कि लगातार होने वाली जो सदन की कार्रवाई होगी 13 अगस्त में सरकार कितने बिल पेश कर पाती है और विपक्ष का क्या प्रतिक्रिया होती है इसे लेकर। और हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजस्थान में पंचायतों से लेकर नगर निकायों तक चुनावी बिगुल बज चुका है। लंबे समय से अटके पड़े पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव को लेकर अब तस्वीर साफ हो गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के रोडमैप को स्वीकार करते हुए साफ निर्देश दिए कि 15 नवंबर 2026 से पहले हर हाल में चुनावी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए और राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में चुनाव कराने की समय सीमा चरणबद्ध योजना का शपथ पत्र भी पेश किया है। कोर्ट ने इसे मंजूरी देते हुए कहा कि अब चुनाव में किसी भी तरह की अगर देरी होती है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर तय समय में चुनाव नहीं हुए तो जिम्मेदारी तय की जाएगी और अवमानना की कार्रवाई भी हो सकती है। सरकार के रोड मैप के मुताबिक सबसे पहले शहरी निकायों के चुनाव कराए जाएंगे। इसके बाद पंचायती राज चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग 15 अगस्त 2026 से चुनाव प्रक्रिया शुरू करेगा और 15 नवंबर तक पूरी प्रक्रिया समाप्त होगी। चुनाव की तैयारी के लिए 5 अगस्त 2026 तक ओबीसी आयोग को राजनीतिक आरक्षण से जुड़ा सर्वे डेटा और अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। इसके बाद 15 अगस्त तक वार्डों के पुनर्गठन और आरक्षण की लॉटरी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आरक्षण की अधिसूचना जारी होने के बाद लोगों और राजनीतिक दलों से आपत्तियां भी मांगी जाएंगी। इन आपत्तियों के निपटारे के बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम घोषित कर देगा और राज्य में चुनाव बड़े स्तर पर होने वाले हैं। करीब 14,000 ग्राम पंचायतें, 300 से ज्यादा शहरी निकाय, इन पर चुनाव होना बाकी है। माना जा रहा है कि शांतिपूर्ण मतदान के लिए पंचायती राज चुनाव लगभग 4 चरणों में और शहरी निकाय चुनाव 2 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। दरअसल पहले हाईकोर्ट ने चुनाव कराने के लिए 31 जुलाई 2026 तक की सीमा तय की थी, लेकिन ओबीसी राजनीतिक आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण सरकार ने समय बढ़ाने की मांग की। सुनवाई के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह भी मौजूद रहे। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव को लंबे समय तक टाला नहीं जा सकता। सरकार की ओर से पेश एफिडेविट में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की बात कही गई है।
अदालत ने 15 नवंबर की अंतिम समय सीमा तय कर दी है। इस फैसले के बाद राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियां अब तेज हो गई हैं। तो चुनावी बिगुल के साथ गांव की चौपालों से लेकर शहरों के चौराहे तक चुनावी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं और अब जल्द ही शहर की सरकार भी बनेगी। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।